तेज प्रकाश आज पुनः कक्षा 9 के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय इतिहास के अंतर्गत पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के विषय में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। अतः कक्षा 9 के सभी भैया इसको ध्यान से सुनेंगे और बाद में इससे संबंधित सारगर्भित प्रश्न और उत्तर को लिखेंगे। आज हम बात करते हैं यूरोप में समाजवाद। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। रूसी क्रांति हमने पिछले पाठों में भी क्रांति के विषय में बताया। क्रांति का अर्थ परिवर्तन से लगाया जाता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। यहाँ पर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो आज हम पार्ट 2 के अंतर्गत पार्ट 1 दो भागों में हमने यहाँ पर बांटा है। पार्ट 1 के अंतर्गत यूरोप में समाजवाद कब, कहाँ और कैसे आरंभ हुआ। समाजवाद क्या है, समाजवाद यूरोप में कैसे पनपा और समाजवाद का प्रभाव कैसे विश्व के कई देशों में धीरे धीरे फैला। आज इस विषय में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। समाजवाद का अर्थ समाज में परिवर्तन से लगाया जाता है, लेकिन विस्तार की बात करें तो समाजवाद कोई एक दिन में आने वाला कोई वर्ड नहीं था। संसार में अनेक क्रांतियां हो रही थीं। इनमें फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने संपूर्ण विश्व को झकझोर कर रख दिया। जो यूरोप महाद्वीप से जुड़े अन्य महाद्वीपों से भी जुड़े देश थे, क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति के पश्चात वहाँ की जनता, वहाँ के विचारक, वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के लेखक आदि विवश हुए सोचने के लिए कि वास्तव में समाज में परिवर्तन होना चाहिए। बात उन दिनों की है जब यूरोप में फ्रांस की क्रांति के पश्चात यानी 14 जुलाई 1789 को जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, जो 18वीं शताब्दी चल रही थी, तो उसमें काफ़ी परिवर्तन धीरे धीरे बहुत तेजी से कई देशों में हो चुके थे। आज यूरोप में समाजवाद कहाँ से आया, समाजवाद का जनक कौन था, समाजवाद में क्या क्या परिवर्तन हुए, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। यूरोप में समाजवाद की बात करें तो पहला टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन का यूरोप। जो 18वीं शताब्दी, ध्यान देंगे, 18वीं शताब्दी के अंतर्गत शताब्दी जो यूरोप महाद्वीप में 18वीं शताब्दी की जो शुरुआत हुई, तो उसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन का युग के नाम से जानी जाती है। 18वीं से 19वीं सदी तक यूरोप में कई प्रकार के परिवर्तन हुए। इतिहास में इनको सामाजिक परिवर्तन के युग के नाम से जाना जाता है। सामाजिक परिवर्तन के युग की जहाँ का चर्चा होती है तो समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे। एक समय फ्रांस की क्रांति के पश्चात संपूर्ण विश्व में अलग अलग विचारधारा के लोग और विचारों, लेखकों के माध्यम से अपने विचारों को परिवर्तित कर रहे थे और समाज में अनेक परिवर्तन आने लगे थे, तो इसको सामाजिक परिवर्तन युग के नाम से जाना गया। और इस प्रकार नंबर 2 के रूप में उदारवादी, रैडिकल और रूढ़वाद। रैडिकल एक समूह के अंतर्गत आता है और रूढ़वाद जिसे हम कहते हैं पुरानी परंपराओं के अंतर्गत चलने वाला जो समाज था,
उसे रूढ़वाद कहा गया। रूढ़वाद क्या है और उदारवादी रेडगिल, यानी दो प्रकार के लोग समाज में, जो सामाजिक परिवर्तन का युग आया उसके पश्चात दो प्रकार के लोग बढ़ गए समाज में। एक नंबर एक उदारवादी रेडगिल और नंबर दो रूढ़वाद। अब उदारवादी रेडगिल कुछ जो वहाँ के यूरोप में जो दार्शनिक हुए उनके विचारों से प्रभावित हुए, तो कुछ वर्ग, जो समाज का कुछ वर्ग था, वह उदारवादी शासन चाहता था। उदारवादी रेडगिल के अंतर्गत जो समूह बनाए गए थे, उनके अंतर्गत उदारवादी शासन यानी सरकार सत्ता में होनी चाहिए, जो जनता के पक्ष की बात रख सके, जनता के हितों का ध्यान रख सके और सभी नागरिकों को समान मान्यताएं प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में कई विद्वानों ने अलग अलग टिप्पणियां भी की। इनमें जैसे इंग्लैंड की सरकार, इंग्लैंड में क्रांति के पश्चात जो इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में, उस क्रांति के पश्चात जो इंग्लैंड का चर्च के अंतर्गत वहाँ पर एक उदारवादी दल जो चर्च था, वहाँ पर विचारों का समूह था। वहीं दो प्रकार की मान्यताएं थीं। इनमें प्रमुख रूप से जो मान्यता थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, मैंने पिछले क्रांति में भी बताया था कि पूरे संपूर्ण यूरोप में ईसाई धर्म का बोलबाला था और ये ईसाई धर्म दो भागों में बटा हुआ था। एक कैथोलिक जो अपने को मानव की सबसे श्रेष्ठ जाति मानते थे और उनके अंतर्गत जितने राजा महाराजा या बड़ों पदों पर नियुक्त हुआ करते थे, ऐसे लोग कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। उस समय ऑस्ट्रिया और स्पेन जैसे देशों में कैथोलिक धर्म की मान्यता अधिक थी, लेकिन दूसरा मार्टिन लूथर के द्वारा जो धर्म चलाया गया था प्रोटेस्टेंट, उसके अनुयायी कम थे। लेकिन लगातार मैंने पहले बताया था जो सामाजिक परिवर्तन दिखाई दिए, उनमें कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले और समाज धीरे धीरे उन परिवर्तनों को स्वीकार करता चला गया। और यूरोप में कई छोटे छोटे देश थे, वह सारे देश एक ऐसा राजा या शासन या सरकार चाहते थे जो आम जनता जैसे किसान, मजदूर या लेखक, जो सामान्य विचार के लोग होते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है। आज भी है। अगर वर्तमान से हम जोड़ करें तो 2 गिनती में आ जाएंगे, लेकिन जो सामान्य वर्ग है वो भी बहुत बड़ा स्केल में है। लेकिन जो किसान मजदूरों का संगठन है, तो प्रत्येक देश की अगर तुलना करें तो लगभग 70% आज भी किसान मजदूरों की संख्या विभिन्न देशों में हमें देखने को मिलती है। और पहले भी इन देशों में बड़ा गरीबी थी और आज भी अगर देखें तो किसान मजदूर ही गरीब है और वह अपने परिवर्तन में लगा रहता है। तो ठीक उसी प्रकार उदारवादी रेडगिल का जो समूह बना, वह चाहता था कि पूरे यूरोप महाद्वीप में ऐसी सरकारें बने जो आम जनता की बातों को स्वीकार कर सकें। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर कुछ उनमें रूढ़वादी लोग थे। रूढ़वादी लोग कौन थे? जो पढ़े लिखे भी नहीं थे और किसान मजदूर थे। वह राजा को अपना इष्ट मानते थे, राजा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। तो रूढ़वादी जो परंपरा के लोग थे, वो जैसी प्राचीन व्यवस्था चली आ रही है उसका विरोध नहीं करना चाहते थे। मैंने रूढ़वाद की परिभाषा भी बताई, पुनः बता रहा हूँ। रूढ़वाद का अर्थ होता है प्राचीन मान्यताओं के आधार पर चलना, मतलब समाज को उन्हीं मान्यताओं के आधार पर चलना। जैसे प्राचीन समय में मान्यताएं थी कि राजा भगवान का पुत्र होता है या दूत, और जो पादरी होता है वह दूत होता है। राजा के खिलाफ जाना अर्थात ईश्वर के खिलाफ जाना, इसलिए लोग ईश्वर के राजा के खिलाफ जाना नहीं चाहते थे। इसी क्रम की हम बात करें औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक परिवर्तन समाजवाद को लेकर संपूर्ण यूरोप में लगातार उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा था और धीरे धीरे
औद्योगिक दृष्टि से कई देश जैसे इंग्लैंड, सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और जैसे ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों की बदौलत इंग्लैंड एक धनाढ्य देश बन गया और संसार में पूंजीपति देश के नाम से जाना जाने लगा। औद्योगिक परिवर्तन सभी देशों में एक के बाद एक हो रहे थे। धीरे धीरे कई देशों में अनेक प्रकार के उद्योग लग गए थे और उन उद्योगों के जो मालिक थे और वह रोजगार की प्राप्ति कराते थे। जो उनके यहाँ रोजगार की प्राप्ति करता था उसको तो लाभ की प्राप्ति होती थी, लेकिन जो उद्योग किसानों यानी कृषि के माध्यम से चलते थे, सर्वप्रथम जैसे कपड़ा उद्योग चला था और वो कृषि से प्राप्त होता है, लेकिन किसान मजदूरों को इनको कोई किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कराता था। उद्योगपति सदैव निजी स्वार्थ में लगे रहते थे और किसान मजदूरों का शोषण लगातार हो रहा था। औद्योगिक परिवर्तन के साथ साथ संपूर्ण यूरोप के देशों में सामाजिक परिवर्तन की होड़ लग गई थी, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के कई देश अपनी अपनी स्वतंत्रता चाहते थे, अपना नैतिक अधिकार चाहते थे और वह सम्मान चाहते थे समाज में। वह चाहते थे ऐसी सरकार बने जो किसान मजदूरों का भी शोषण न हो। इस प्रकार समाज की बात करें तो समस्त यूरोप में जो सामाजिक परिवर्तन हुए वो कई प्रकार के थे। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में सदैव ही, आज भी की हम बात करें तो सदैव पैसे वाले यानी राजा कह सकते हैं, राजा व राजा के रिश्तेदार नातेदार आते थे। मध्यम वर्ग जो था वह विचारकों का था, लेखकों का था, अध्यापकों का था या अन्य प्रकार के व्यवसायी छोटे छोटे कह सकते हैं। और तीसरा जो निम्न वर्ग सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत जो किसान नंबर 1 पर और दूसरा मजदूर था। ये एक बहुत बड़े हिस्से के रूप में थे। किसान और मजदूर जो आम लोगों की संख्या होती है वो एक बहुत बड़े हिस्से में थे और इनके ही घर दरिद्रता बसती थी। तो ये किसान मजदूर समाज में एक ऐसा परिवर्तन चाहते थे जिससे उनकी रोजी रोटी का प्रसार हो सके और उनका गुजारा हो सके। इसके परिणाम यूरोप में समाजवाद का आना। तो हम बात करें यूरोप में समाजवाद किस प्रकार से आया, तो हमने आपको पूर्व भी बताया है। यूरोप में समाजवाद का जो प्रारंभ वह 18वीं एवं 19वीं सदी में ही आरंभ हुआ। ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ? जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया, उदारवादी संगठन रेडिकल समूह के लोग थे। वह भी एक ऐसी सरकार चाहते थे जिससे आम जनता को संपूर्ण समाज में एक इज्जत के साथ रहने को मिल सके। और औद्योगिक जो उद्योग धीरे धीरे इंग्लैंड से आरंभ हुए और इंग्लैंड से जब आरंभ हुए तो वह उद्योग सारे विश्व में फैलते चले गए और उद्योगों के कारण सामाजिक परिवर्तन हुए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप लोगों में तेजी से विकास हुआ और दरिद्रता जो गरीबी थी वह धीरे धीरे दूर होने लगी और लोगों को आसानी से जो पैसे की कमी थी वो दूर होती चली गई। इस प्रकार यूरोप में जो समाजवाद का आना रहा वह 18वीं से 19वीं सदी में आरंभ हुआ। इसमें कई समाजवादी परिवर्तन के पक्षधर अलग अलग प्रकार के लोग थे और इनके अंतर्गत हमने आपको समझाए थे कि औद्योगिक क्रांति की बात करें जहाँ पर, तो औद्योगिक क्रांति में जो स्त्री और पुरुष और बच्चे अधिक परिश्रम करना पड़ता था। इनमें स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी उद्योगों में, लेकिन स्त्रियों को समान वेतन नहीं मिलता था पुरुषों के समान। तो ये भी एक विकृति थी। इसको भी दूर करना सामाजिक परिवर्तन चाहता था कि समाज में जो समाजवाद का जो आना था वह सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत चाहते थे वहाँ के लोग। और 18वीं जो 19वीं सदी के मध्य अनेक प्रकार के जो उद्योग लगे थे पूरे संसार में, पूरे यूरोप महाद्वीप में, वह
यूरोप समाजवाद के आने के परिणाम स्वरूप वहाँ की जो स्थितियाँ थीं उनमें कई प्रकार के परिवर्तन होते चले गए। कई देशों में अलग अलग उदारवादी संगठन या रेडिकल या कह सकते हैं, तो इस प्रकार से ये चरम सीमा पर पहुंच गया था कि जहाँ की बात करें यूरोप में समाजवाद का उदय हुआ की बात करें तो 1815 ईस्वी में इटली के जो राष्ट्रवादी, जो वहाँ पर एक जोसेफ मेजनी जो राष्ट्रवादी के अंतर्गत उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसने चंद समय में ही इटली को एक धनाढ्य यानी शक्तिशाली देश बना दिया। जोसेफ मेजनी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह सदैव जनता के हितों को ध्यान में रखकर अपने देश को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहता था। तो जोसेफ मेजनी द्वारा एक उद्योग स्थापित करके अपने देश इटली को एक समृद्धशाली देश उसने बनाया। इसी के साथ वहाँ के जो समर्थक, उसके जो समर्थक थे वह बड़ी मात्रा में उसने, जैसे गैरिबाल्डी जो इटली राष्ट्र को आगे ले जाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस प्रकार 1815 से, जैसे मैंने बताया, तो 1815 में यूरोप में एक समाजवाद का जो आना रहा वह 1815 ईस्वी से आरंभ हुआ और धीरे धीरे लगातार 19वीं सदी तक समाजवाद का परिवर्तन के रूप में एक लहर सी दौड़ गई। और इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में यूरोप में समाजवाद का आना हुआ। कई देश फ्रांस, इंग्लैंड की क्रांतियों से प्रभावित होकर 19वीं शताब्दी यूरोप के एक नवीन विचार और बहुत से लोगों में कई अपने ओर आकर्षित किए। इनमें समाजवादियों की दृष्टि की हम बात करते हैं तो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। जो समाजवाद की बात करते हैं यूरोप में, किस प्रकार समाजवाद का आना हुआ, तो समाजवादी जो लोग थे वो निजी संपत्तियों के विरोधी थे, अर्थात पूंजीपति को, जो पूंजीपति लोग हुआ करते थे, पूंजीवाद जिसे कहते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे 5 नंबर पर पूंजीवाद। पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीवाद का विरोध, यानी जो यूरोप में समाजवाद का आरंभ हुआ 1815 में, तो वहीं पर पूंजीवाद का खुला विरोध हुआ। यानी जो समाजवादी सहयोगी व्यक्ति थे वह पूंजीवादी यानी निजी संपत्तियों के भयंकर विरोधी थे और वह धनवान व्यक्तियों को केवल, अब धनवान जो व्यक्ति होता है वह केवल अपने बारे में सोचता है, निजी स्वार्थ के बारे में सोचता है। तो ऐसे में आम जनता और देश का विकास संभव नहीं है। मैंने पहले भी बताया, क्योंकि संपूर्ण यूरोप के देशों में किसान मजदूरों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन पूंजीवादी जो लोग थे, पूंजीवाद का जो बढ़ावा मिला था, उद्योग स्थापित होने से, पुनः ध्यान देंगे, उद्योगों के स्थापना से पूंजीवाद को बढ़ावा मिला और जो निजी संपत्ति, जो व्यक्तिगत उद्योगपति थे, वह अत्यधिक धनवान होते चले गए और उनके पास धन लगातार बढ़ता चला गया। इसके अंतर्गत किसान मजदूरों का भयंकर शोषण होता चला गया। तो उद्योग वह गरीब और किसान के बारे में नहीं सोच पाते थे, ना ही उन्हें कोई मतलब था। जबकि अगर हमने पहले भी बताया कि हम उद्योग की बात करें तो जो उद्योग शुरू हुए वह किसान और मजदूरों के ही श्रम से शुरू हुए, लेकिन उद्योगों से मिलने वाला जो धन था वह केवल उद्योगपति और उनमें जो लोग काम करते थे उनके जेब में जाता था। किसान मजदूरों को उनका रत्ती भर लाभ भी नहीं होता था। किसान मजदूरों की जो उत्पादन किया करते थे कच्ची वस्तुएं, वह औने पौने दामों में खरीद कर उद्योगों में लाई जाती थीं और उनको परिवर्तन करके, यानी विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा, जैसे कपास का उत्पादन भारी मात्रा में इंग्लैंड में हुआ, लेकिन किसान मजदूरों ने किया। लाभ किसे हुआ? उद्योगपतियों को। कच्ची कपास यानी रुई के रूप में वह खरीद लेते थे और मिलों में जाकर कपड़ा महंगे दामों में बाजार में बेच दिया जाता था। इससे उद्योगपतियों को ही लाभ प्राप्त होता था और उनमें लगे हुए कर्मचारियों को लाभ की प्राप्ति होती थी।
लेकिन जो किसान मजदूरों का जो वर्ग था उन्हें किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति नहीं होती थी। यही कारण था यूरोप में समाजवाद के प्रभाव से पूंजीवाद का विरोध हुआ और इस प्रकार यूरोप में समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे वह पूंजीवाद का अंत करना चाहते थे और इनमें सर्वप्रथम पूंजीवाद का विरोध कई विचारकों के माध्यम से लेखकों ने अपनी पुस्तकों में लिखा कि ये उद्योगपति केवल अपना स्वार्थ चाहते हैं, आम जनता का इनमें कोई लाभ नहीं होता है। तो इस प्रकार वह एक ऐसी सरकार, ऐसा शासन, ऐसा राजा चाहते थे जिनमें किसान मजदूरों का शोषण न हो और किसान मजदूरों के घर जो गरीबी है वह दूर की जा सके। इनमें जो पूंजीवाद का सर्वप्रथम विरोधी था वह था कार्ल मार्क्स। ध्यान देंगे, कार्ल मार्क्स का तर्क। कार्ल मार्क्स कौन था? तो कार्ल मार्क्स की हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स एक शब्द में हम कह सकते हैं एक विचारक था। कार्ल मार्क्स का विचार था कि जो किसान अपने खेतों में कड़े परिश्रम करने के पश्चात उत्पादन करता है, उसे उत्पादन का रत्ती भर अंश मात्र प्राप्त नहीं होता है, तो वह चाहता था कि संसार में सभी देशों में पूरे देश पर देश की संपूर्ण संपत्ति पर किसान और मजदूरों का ही आधिपत्य होना चाहिए और उनका ही शासन होना चाहिए और उनको देश की संपत्ति पर हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। और इस प्रकार ऐसे विचारों में कार्ल मार्क्स जो एक महान दार्शनिक भी था और विचारक भी था। कार्ल मार्क्स का तर्क क्या था कि जो उद्योगपति जो उद्योग लगाते थे वह सारा धन अपनी जेब में रखते थे, वह धन या उनके कर्मचारियों को प्राप्त होता था, लेकिन जो उनके उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में कृषि के द्वारा उपज प्राप्त करके देते हैं उनको क्या प्राप्त होता है? उनके घर राजाओं द्वारा अनेक प्रकार के टैक्स थे, उनके घर तो दरिद्रता की बस्ती थी। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स जो था वह पूंजीवाद का एक भयंकर विरोधी था। वह चाहता था कि संपूर्ण यूरोप में परिवर्तन हो और वह साम्यवादी विचार का प्रवर्तक था। वह चाहता था संपूर्ण यूरोप के देशों में ऐसी सरकारें बने जो किसान मजदूरों के अंतर्गत हों और संपूर्ण देश की संपत्ति पर किसानों का बराबर हिस्सा हो और किसानों को उस हिस्से की प्राप्ति भी हो। और इस प्रकार संपूर्ण यूरोप में जो समाजवाद में जो परिवर्तन हुए तो वह परिवर्तन कई लेखकों के माध्यम से, कार्ल मार्क्स जैसे अन्य कई भी थे, जैसे फ्रेडरिक एंगेल्स था, उसका भी यही मानना था कि समाजवाद के प्रति जो रवैया है लोगों में, जो तानाशाही है कि उद्योग लगाकर कुछ वर्गों को लाभ पहुंचाकर और किसानों द्वारा उत्पादन, उसकी कृषि से उत्पादन जो भी वस्तुएं हैं उनको औने पौने दामों में खरीद कर और अपनी जेब को भरें। तो इस प्रकार ये परिवर्तन होना चाहिए। और संपूर्ण विश्व यूरोप महाद्वीप के देशों में कार्ल मार्क्स ने ये तर्क दिया था कि यदि सरकार इस प्रकार बने जहां पर किसान मजदूरों का शोषण ना हो और उनको शोषण से बचाया जा सके, तो वह चाहता था कि संपूर्ण यूरोप में समाजवाद का बोलबाला हो। इस प्रकार अगर हम बात करें, जैसे प्रश्न पाठ में पूछ लिया जाता है कि साम्यवादी विचारधारा का जो जनक था वह कौन था? वह कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल जो पुस्तक थी उसमें दास कैपिटल में केवल समाज में निचले वर्ग में जो निम्न वर्ग था उनके घर जो दरिद्रता बस्ती थी उसको दूर करने के लिए अपने विचारों को उसने पिरोया था। उसका मानना था कि मजदूर किसान किसी के दास नहीं हैं, वो उनको भी वह भी एक मानव की श्रेणी में आते हैं। और जिस प्रकार राजा महाराजाओं को
संपन्न अधिकार प्राप्त होते हैं तो किसान और मजदूरों को भी ये अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार ये प्रश्न भी तैयार होता है बच्चों, जैसे कार्ल मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स एक महान दार्शनिक था और वह रूस का रहने वाला था। दास कैपिटल नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? वह कार्ल मार्क्स थे। तो इस प्रकार से कई प्रश्नों का समायोजन इस समाजवाद पार्ट 1 में किया जा सकता है और प्रश्नों के उत्तरों को लिखा जा सकता है। और इस प्रकार जो इनके शासन, जो कार्ल मार्क्स था वह पूंजीवादी शासन को तहस नहस करना चाहता था और यूरोप में एक समाजवाद की लहर को लाना चाहता था। इस प्रकार आज हम यूरोप में समाजवाद पार्ट 1 को यहीं पर समाप्त करते हैं। और गृहकार्य के अंतर्गत जैसे हमने बात करी उनमें प्रश्नों को नोट किया जा सकता है। जोसेफ मेजनी कौन था? उत्तर है जोसेफ मेजनी इटली का एक महान विचारक था और उसने संपूर्ण इटली को एक शक्तिशाली देश बनाने का प्रयास किया, यानी इटली को एकीकरण करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूसरा क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में कौन नहीं था? तो सार्वभौमिक मताधिकार यानी सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, वह पूंजीवादी लोग, जो पूंजीवादी लोग थे वह सार्वभौमिक मताधिकार के विरोधी थे। दूसरा क्वेश्चन है, उदारवादी रेडिकल और सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो उदारवादी के बारे में हमने आपको समझाया कि उदारवादी लोग और रूढ़वादी लोग और सामाजिक परिवर्तन किस किस ढंग से हुए। इस प्रकार इस यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति पार्ट 1 में यहीं पर हम अंत करते हैं। बच्चों पार्ट 2 में हम आपको रूसी क्रांति यानी यूरोप में समाजवाद का प्रभाव एवं रूसी क्रांति, रूस में किस प्रकार क्रांति हुई और रूस में क्रांति के क्या कारण थे, ये पार्ट 2 में आप देखेंगे। दैट्स